Hello everyone. Morning to all. Okay, last डे आपने पेपर दिया होगा. So पेपर में आपको सोल्यूशन दिया गया है. एक बार मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ. और you should go through the solution. उसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट रहता है तो हम लोग उसको जरूर डिस्कस कर लेंगे. और इन केस आपको समझ में आ जाता है, so that's the best thing. थोड़ा पेपर के बारे में बात करेंगे और इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे वेब ऑप्टिक्स को. 27th को आपने दिया था. यस. बाय द वे, कैसा लगा आपको पेपर? वाज टू हार्ड, टू इजी और मीडियम टाइप? टू इजी एंड मीडियम. ओके. ऐसा पेपर देने में अच्छा लगता होगा. इजी पेपर हो, मीडियम टाइप का पेपर हो तो कई सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, मार्क्स आते हैं. अब प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है. अगर अभी भी आपको हार्ड लगा है, दैट मींस यू नीड टू पुट मोर एफर्ट ऑन इट. ये अभी हार्ड कैटेगरी पे तो नहीं कह सकते कि इट्स गोइंग टू बी इजियर साइड. मीडियम से बिलो इजियर टाइप है. एनीवे, आप एक बार इसको फिर से लगा डालिए. इस पे ऐसा कुछ खास कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है कहीं पर भी जिसके बारे में बताना पड़े. और इसके सोल्यूशन भी प्रोवाइड किए गए हैं. सो दैट इज एडिशनल पॉइंट कि अगर आपको कहीं भी स्टक कर जाते हो तो आप सोल्यूशन देख सकते हो. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का कई लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 भी गलत किया. देन चेक की कैसे उसको करेक्ट करना है. सेकंड के बारे में लोग कभी बात कर चुके हैं, सिमिलर टाइप का है, फिर भी एक बार आप उसको सोल्यूशन देखेंगे. थर्ड यू कैन थिंक ऑफ कि क्या करना था. फोर्थ ज्योमेट्री वगैरह था. फिफ्थ का भी आंसर आपको दिया गया, एक्सप्लेनेशन दिया गया. ये सब्जेक्टिव टाइप के थे, थ्योरेटिकल, जस्ट यू नो आइडियाज यू कैन आंसर. और अगर आप सही से नहीं जानते तो आप गलत भी आंसर कर सकते हैं. इसलिए इसको समझना जरूरी है. सभी के एक्सप्लेनेशन आपको दिए गए हैं. मैं चेक कर लेता हूँ कोई का एक्सप्लेनेशन छूटा हो तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ. 11th का भी आपको दिया गया है. 13th would have been easier. And then you'll find कि प्रॉपर सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल है. हाँ, अगर आपको कोई जनरल कंसर्न है या फिर कोई कॉन्सेप्चुअल इशू है और आपको कुछ ऐसा लगता है कि जो आपको हेल्प कर देगा इस पेपर को रिवाइज करने में, वो आप पूछ सकते हो. Sir, can you please explain 16th question? 16th क्वेश्चन. 15th का 8. हाँ, आंसर करेक्शन हो तो वो भी आपको लगता है कि आंसर में करेक्शन करना है तो वो भी. अच्छा, आपने क्वेश्चन नंबर भी भेज रखे हैं. ओके, सो ठीक है, मैं क्विकली आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ जो भी आपने पूछा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2, निनांद, अभी आपको इस पे एक सोल्यूशन दिया गया. आप सोल्यूशन को देखो और उसका क्या क्रक्स पॉइंट है मैं बता देता हूँ. इस तरह क्वेश्चन आ भी जाते हैं कई बार के लिए. देखो, ये लेंस है और ये मिरर है. आप चाहते हो कि इसकी इमेज यहीं पर बने, तो जो भी लाइट जाना चाहिए पहले तो वो लेंस से पास करेगी, फिर मिरर के पास जाएगी, मिरर उसको रिटर्न करे. अच्छा बताइए, मिरर कोई भी लाइट रे को रिटर्न कब करेगा? वो तब करेगा जब वो लाइट रे उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही होगी. सो बस आपको ये रे डायग्राम समझ लेना है. अगर आपने रे डायग्राम समझा, इट्स डन. सो मिरर को आपको ऐसे लोकेशन पे रखना होगा सो दैट कि यहाँ से जाने वाली लाइट रे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती हुई नजर आए. और इजीएस्ट लाइट रे कौन से हम पकड़ सकते हैं? जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही होगी. यहाँ से डेविएशन वगैरह मेजर कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो. एनीवे, सो ये रिटर्न करना आपको 10 टन. और इसके बाद ये आपको पता रहा होगा, ये आपको पता है. सो बाकी ये सब पता कर ले जाएंगे. और ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, वो इमेज फॉर्मेशन की होगी लेंस से. तो लेंस की इमेज आप यहाँ पर बनाओ. अगर यहाँ पर बनता तो मिरर यहाँ पे रखने से वो लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेगा, वापस रिटर्न करेगा. सो दैट्स द क्रक्स पॉइंट. सेकंड के बारे में ये बताया मैंने. थर्ड के बारे में आपने पूछा है तो उसका भी आइडिया मैं थर्ड मत लो. थर्ड में F1 F2 दिया गया है. सो टोटल फोकल लेंथ, हाँ फिर भी बोल देता हूँ, ठीक है.
F1 प्लस F2 होता है और इसको ही P कहते हैं। सो थर्ड आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। देन टेंथ क्वेश्चन पर आते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या क्वेश्चन पूछा उसने? क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, ये बोलता है कि हाउ इंटरफेरेंस पैटर्न अफेक्टेड इफ YDSC इज परफॉर्म्ड इन स्टिल वाटर देन इन एयर। यू नो कि एयर पर जाते हो, फ्रिंज विड्थ के बारे में बोल रहा होगा। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला कुछ ऐसा निकाला था आपने, लैम्डा डी बाई डी। इसको याद रखना होता है। फ्रिंज विड्थ को हम बीटा या ओमेगा से लिखते हैं। ये सॉरी, हाँ, ओमेगा या बीटा, कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं। सो फ्रिंज विड्थ जो होगा वो लैम्डा डी बाई डी होता है ना। ये लैम्डा एयर के लिए, तो एक बार आप एयर के लिए यूज करोगे, फिर जब वाटर पे आओगे तो फिर ये लैम्डा डैश हो जाएगा वाटर के लिए। और आप जानते हो कि ये लैम्डा डी और डी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है। और ये लेक्चर के टाइम पे हम लोगों ने बात भी की थी कि म्यू बड़ा होगा तो ये नंबर ओवरऑल कम हो जाएगा। इसका मतलब वो नैरोवर हो जाएंगे। तो फ्रिंजेस नैरोवर हो जाएंगी, पास पास आ जाएंगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का भी आपने एक्सप्लेनेशन मांगा है, तो मैं 13 के बारे में बात करता हूँ। ये समझ में आ गया? और उसने भी समझाया होगा, जो सोल्यूशन इसी तरह से कुछ बोलेगा। जस्ट रीड दोज लाइंस और अपने नोट्स को एक बार फिर से देखो। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और ये क्वेश्चन आपको YDSC को डाइजेस्ट करने में हेल्प भी करेंगे। 15 का बता रहे हो, आंसर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। लेट्स सी 13 के बारे में। डिस्पर्जन ऑफ लाइट इन अ मीडियम इम्प्लाइज। तो डिस्पर्जन एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने पढ़ा था। सो डिस्पर्जन का मतलब होता है लाइट का अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में अलग अलग हो जाना। तो उसको हम उसको डिस्पर्जन बोलते हैं। और ये एक मेन पॉइंट बताया था, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे पॉइंट्स आपको एडजस्ट करने होते हैं। अब ये बोलता है कि लाइट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स डिफरेंट इन विद डिफरेंट स्पीड्स। तो उसका क्रक्स पॉइंट क्या है? क्रक्स पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ये शायद लास्ट वाला पॉइंट रहा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, कॉचीज रिलेशन। सो पॉइंट ये था कि refractive index was dependent on wavelength. So इनमें आपस में रिलेशन था। How to write? Let's a function of wavelength. तो कॉचीज का a प्लस बी वाई लेमडा स्क्वायर जो भी है वो आप याद रख सकते हो। इसका मतलब है डिफरेंट मीडियम में वेवलेंथ अलग अलग होता है, इस वजह से वो रिफ्रैक्शंस के अलग अलग एंगल्स बनते हैं डिफरेंट कलर्स के लिए, देन दे गेट सेग्रीगेटेड। सो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी ये ऑप्शंस के बारे में क्या सोचना है, क्योंकि ऑल ऑफ दिस भी दिया हुआ है। तो अगर इन दोनों में एक भी गलत हो गया तो इसका मतलब दोनों गलत रहे होंगे, और अगर दोनों सही होंगे तो फिर उसको देखना पड़ेगा। अब देखो, ये इसने पहला स्टेटमेंट बोला है कि लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ट्रेवल विथ डिफरेंट स्पीड इन द मीडियम। सो क्या ये डिस्पर्जन के टाइम पे चल रहा होता है? तो डिस्पर्जन तो तभी हो रहा था जब मल्टीपल वेवलेंथ्स होते हैं, और मल्टीपल वेवलेंथ्स होंगे तो उनकी स्पीड के बारे में, डिफरेंट स्पीड से चलते हैं उस मीडियम पर। सो अब इसको हम लोगों ने बात भी किया था कि इसको स्पीड के टर्म में भी रिलेट कर सकते हो। जो स्पीड है वो अलग अलग हो जाती है मीडियम पर। क्यों? क्योंकि मीडियम पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, तो वेवलेंथ बदलती है तो स्पीड भी बदलती है। तो बेसिकली म्यू वेव वेलोसिटी से भी लिंक होता है। लाइट्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ट्रेवल विद अ डिफरेंस, सो बेसिकली v इज इक्वल टू लैम्डा f होता है, और उसके बेसिस पर इनका रिलेशन हम लोग पता कर लेते हैं। तो v पर भी अफेक्ट गिरता है, फ्रीक्वेंसी पर भी अफेक्ट गिरता है, और ये सब अफेक्ट होते हैं मीडियम के थ्रू। इसलिए हम लोगों को इन स्टेटमेंट का भी ख्याल रखना है। और जो कोर स्टेटमेंट था वो ये था। 16 का ए आ रहा था, 16 के बारे में बात कर लेंगे। सो 13 के बाद जो नेक्स्ट है वो 16 है आपके क्वेश्चन पूछने के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 16 सेज कि सर 15 भी है, 15 का 8 आ रहा है। अच्छा 15 आपने पूछा तो कि वो मिस हो गया। हाँ, 15 के बारे में बात कर लेते हैं। सो 15th was in a YDSC 12 fringes are observed to be formed in a certain region of screen.
तो स्क्रीन का कोई पोर्शन आपने पकड़ रखा है और उस पोर्शन पर आप ऑब्जर्व करते हो, तो बेसिकली वाई की कुछ रेंज होगी, और वाई की रेंज बोलो तो या थीटा की रेंज बोलो तो एक कोई थीटा होगा, कहीं से कहीं थीटा लाई कर रहा होगा। लेट्स से कि वो 0 से लेकर के किसी थीटा नॉट की वैल्यू के बीच का हम थीटा देखना चाहते हैं। सो वो अपना स्क्रीन है, जस्ट टू एक्सप्लेन कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फिर उसके बारे में बात करेंगे। और लाइट आपने 600 नैनोमीटर का यूज किया था, तो उस पर आपको 12 फ्रिंजेस मिले, ठीक है। जब आप लाइट 400 नैनोमीटर का यूज करेंगे तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस उसी रीजन पर कितने मिलने वाले हैं? सो नंबर ऑफ फ्रिंजेस अगर अपने को पता करना है, और अगर किसी एक के 12 बन रहे हैं, तो कैन यू से कि ये जो थीटा होता है उससे उसका रिलेशन करना होगा। तो आप ऐसे बोलोगे कि जो पाथ डिफरेंस आएगा, पाथ डिफरेंस तो सेटअप पे डिपेंड करता है और ये वाई पे डिपेंड करता है। और पाथ डिफरेंस अगर हम थीटा को स्मॉल लेकर के नॉर्मली जो यूज करते हैं वो ये आ जाता है। इसका मतलब अगर वाई का हमको रेंज पता है तो डेल्टा एक्स का रेंज पता है, और अगर इस डेल्टा एक्स के रेंज में लेट्स से कि हम लोग 0 से ऑनवर्ड्स देखते हैं सेंटर से, फिर उसका रिलेट कर सकते हैं नीचे ऊपर बराबर भी। सो एक वेवलेंथ के लिए लेट से हाईएस्ट मैक्सिमा n1 आया था फ्रिंजेस से, तो कोई ना कोई लास्ट मैक्सिमा रहा होगा। अगर 12 फ्रिंजेस हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 12 मैक्सिमा रहे होंगे, 12 मैक्सिमा रहे होंगे। और वही पाथ डिफरेंस दूसरे के लिए कितने मैक्सिमास लेकर के आएगा, ये अपने को पता करना होगा। अगर हम उसका हाईएस्ट मैक्सिमा निकाल लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि उस पे भी कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन्वॉल्व होने वाले हैं। पॉइंट इज कि n1 λ1 इज इक्वल टू n2 λ2 टाइप की स्टोरी बनानी है। n1 कितना है 12, और ये कितना दिया गया 600 नैनोमीटर। n2 कितना है पता करना है, ये कितना दिया गया 400 नैनोमीटर। n2 must come out as like 12 into 6 divided by 4। इस नंबर को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 into 6 18। ऐसा कोई आंसर आना चाहिए। आप लोगों ने बोला था 15th का 8 है, 8 कैसे आ रहा था? इसका तो 18 है। आंसर क्या दिया इसने, एक बार चेक कर लो। अगर 18 नहीं दिया है तो फिर हम लोग और बात कर लेते हैं 8 के बारे में, और अगर 18 दिया है और आपको समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। 18 ही दिया है, 18 ही दिया है। सोल्यूशन भी उसने कुछ ऐसे ही लिखा होगा। एक बार के लिए अगर हम लोग वेरीफाई करें, जस्ट टू क्रॉस वेरीफाई, 15th मे बी है। इसने बोला नंबर ऑफ फ्रिंजेस, उसी को रीराइट कर दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हो कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनते हैं, तो विड्थ ऑफ द रीजन दैट इज वाई डिवाइड बाय फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ तो आप लिख सकते हो इस तरह से, वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, और उस तरह से भी प्रोसीड कर सकते हो। बिल्कुल, क्या कंसर्न है ये वो आप पूछ सकते हो अगर अभी भी आपको रहता है। इफ इट इज डन सो वी कैन गो अहेड। ओके, तो 15 आपका हो गया। 16 के बारे में भी कुछ कंसर्न्स हैं, तो 16 को सॉर्ट आउट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 16, it reads white light is used to illustrate the two slits, illuminator, sorry. White light is used to illuminate the two slits of IDS experiment. The distance between the slits is b। अच्छा, इसने नाम बदल दिए हैं, जिसको हम लोग स्मॉल डी लिखते हैं तो उसको बी बोला है, और स्क्रीन का डिस्टेंस डी, डी बहुत बड़ा है बी से, तो जो हमारा कैपिटल डी था वो अब स्मॉल डी लिखा जाएगा, जो स्मॉल डी था वो अब बी लिखा जाएगा। तो आप चाहो तो पहले कैपिटल डी के टर्म में सॉल्व कर लो, जिससे आप यूज टू हो बाद में ये रिप्लेसमेंट मार देने का। At a point on the screen directly in front of one of the slits, certain wavelengths are missing। तो ये लैंग्वेज का मतलब क्या वो समझाता है। कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि certain wavelengths are missing means what। So can you identify कि इसका मतलब क्या जा रहा है कि कोई वेवलेंथ मिसिंग है। जब आप स्क्रीन आप देखते हो ना, स्क्रीन पे आपको कलर्स दिखते हैं,
और जब कलर्स दिखते हैं आई मीन लाइक अगर अलग अलग कलर्स के हैं तो उसकी ब्राइटनेस के हिसाब से हमको कलर दिखते हैं एंड यस यस गुड। और अगर कोई ब्राइटनेस नहीं दिख रहा है यानी डार्क है, इसका मतलब वो कलर एब्सेंट है, दैट मीन्स वो वेवलेंथ एब्सेंट है, वहां मिनिमा होगा। ग्रेट। तो जब कभी ऐसा लैंग्वेज है कि सर्टेन वेवलेंथ्स आर मिसिंग, दैट मीन्स वहां पर उस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग डार्क फ्रिंज है, दैट मीन्स उस वेवलेंथ की लाइट की इंटेंसिटी जीरो है, इसलिए वो दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है इसका मतलब मिसिंग है। सो मिसिंग का मतलब हुआ डार्क फ्रिंज, और यू कैन कॉल इट एज अ मिनिमा। सो एक तो ये छोटा सा पॉइंट है। सम ऑफ द मिसिंग वेवलेंथ्स आर, कौन कौन सी वेवलेंथ मिसिंग है ये अपने को पता करना है। ठीक है, तो इसने क्या किया है, न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दिए, सो हम लोग क्विकली एक सेटअप बना लेंगे अगर सॉल्व करना है इस तरह से, और दो स्लिट्स वगैरह, देन आफ्टर ऐसा एक सेटअप रेडी करना पड़ेगा। जो भी लाइट रेस आ रहे हैं वो इधर से आ रहे होंगे ऐसे, और ये मल्टीपल कलर्ड है, दैट मीन्स अलग अलग वेवलेंथ्स के, S1 एंड S2। लोकेशन कौन सी चूज की है, जस्ट फ्रंट ऑफ द वन ऑफ दिस, ये। और अगर आप देखोगे ये, अब हम लोग नॉमेनक्लेचर वही लेके चल रहे हैं जो हम लोग जानते हैं, बाद में रिप्लेसमेंट करेंगे। सो ये जो y है, y की वैल्यू dy2 आ जाएगी। इसका मतलब हम y इज इक्वल टू dy2 पर मिनिमा चाहते हैं, एज सिंपल एज एनीथिंग, कि y इज इक्वल टू dy2 पर हम मिनिमा चाहते हैं। अच्छा, मिनिमा का कंडीशन क्या होता है? सो वी विल से कि लाइक ये सब, ये जो होना चाहिए फर्स्ट मिनिमा भी बोल सकते हो इसको, या फिर कोई भी नंबर ऑफ मिनिमा होगा तब भी चलेगा। एक बार रीड कर लेते हैं, कुछ स्पेसिफिक तो नहीं है। At a point on the screen directly in front of one of the slits, certain things are missing, or certain wavelengths are missing, और वाइट लाइट से आपने उसको इल्यूमिनेट किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि डेल्टा एक्स, जो कि वाई स्मॉल डी वाई कैपिटल डी रहता है विद अप्रोक्सीमेशन, और जो वाई डी एस हम लोग यूज करते हैं थीटा को छोटा लेने वाला, अदरवाइज डी साइन थीटा होता है, यू नो दैट, है ना। So this is going to be equal to minima. For minima, we can say this is n plus minus 1 by 2 lambda. Or you can say 2n plus 1 or minus 1 lambda by 2. That is the condition we need to apply. This is the condition we need to apply. इसके बाद क्या करना है, इससे अपने को लेमडा लगेगा, लेमडा निकालना है, क्योंकि हमको वो लेमडा पता करना जिसके लिए कंडीशन ट्रू है। तो ये आएगी ट्वाइस वाई डी डिवाइड बाई कैपिटल डी 2n+1। कई बार क्या करता है एग्जाम में, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आ चुका है और उसने क्या किया कि न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हैं, तो उसको भी कैसे हैंडल करते हैं यहाँ पे आप लर्न कर ले जाओगे। अच्छा, y की वैल्यू dy2 हमने को पता चल गया है, तो बेसिकली 2y की जगह हम d रख सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे लिए d² डिवाइड बाई 2n+1 इंटू डी। सो जब कभी ऐसा हो रहा होगा, जब कभी ऐसा हो रहा होगा, तब हमारे लिए क्या चल रहा होगा, वो मिनिमम चल रहा होगा। अच्छा, n क्या होता है यहाँ पर, n 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, कुछ भी हो सकता है। और इसने ऐसा बोला भी नहीं कि ये फर्स्ट मिनिमा है, सेकेंड मिनिमा है, कौन सा मिनिमा है। सो वी आर टेकिंग द जनरल स्टेप। अब आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन कौन से वेवलेंथ मिसिंग हो सकते हैं। तो क्या n की वैल्यू 0 रखने से जो आएगा वो मिसिंग होगा? बिल्कुल होगा। तो एक d² बाई डी मिलेगा अपने को। फिर n को 1 रखिए, जब आप n को 1 रखेंगे तो ये बनेगा d² बाई 3d। 2 रखेंगे तो d² बाई 5d एंड सो ऑन। माइनस भी रख सकते हो, तो माइनस में भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब n को -1 रखोगे देन यूल फाइंड कि माइनस, ये इसका प्लस माइनस वर्जन लगा लो आप। और वैसे भी हम लोग वेवलेंथ लिख रहे हैं तो थोड़ा सा भी लॉजिकल भी रहेंगे कि ये प्लस ही रहेगा, माइनस वाला टर्म हटा देंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब आप चेक कर सकते हो कौन कौन से अपने आंसर्स अवेलेबल हैं। क्या हमारा ए ऑप्शन हो सकता है? अच्छा, अभी टर्मिनोलॉजी बदलनी है, बदल देते हैं। सो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से डी को बी लिखना है। क्या लिखना था? स्मॉल डी को बी लिखना है, कैपिटल डी को डी लिखना है। सो दैट्स लाइक b² बाई डी, b² बाई 3d, b² बाई 5d एंड सो ऑन। सो ए ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्या बी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या सी हो सकता है? हाँ, सी हो सकता है। बट वो डी, नो, डी कांट बी द केस।
चेक कर लीजिए आंसर, अगर चेंज करने की जरूरत है तो करते हैं, अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एग्जाम में कैसा है, एक दो बार ऐसा उसने पूछा है, तो एन कैसे चूज करेंगे वो भी मैं बता देता आपको। वहां पर हम लोग एन चूज कर सकते हैं अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी, क्योंकि हमको पता है ना वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो कुछ 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। और यहाँ से अपने को ये एक्सप्रेशन मिल गया है, हम लोग क्या करेंगे, डी और डी की वैल्यू रख करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर एन की वैल्यूज रखना स्टार्ट करेंगे इसमें, और लेमडास को कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे जैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया है। फिर देखेंगे वो लेमडा जो इस रेंज के बीच में लाई कर रहे होंगे वही तो लाइट के होंगे, बाकी तो लाइट के होंगे भी नहीं ना। और फिर अपने को लाइट के वेवलेंथ को ही बताना पड़ेगा कि कौन सी मिसिंग है। अब इसमें तो ये बी और डी अपने को पता नहीं है, तो हो सकता है कि वो कुछ भी नंबर आ रहा हो, लाइट के वेवलेंथ के जोन में जा भी रहा हो या नहीं जा रहा हो, तो फिर एक्सप्रेशन के फॉर्म में बता दिया गया, वहां पर हम नंबर्स बता सकते हैं। ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कई बार ऐसे वेवलेंथ्स भी ऑप्शन में दिए होंगे जो कि हमारी कंडीशन को जस्टिफाई कर रहे होंगे, लेकिन वो हमारे आंसर नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इसके रेंज के बियॉन्ड होंगे, और अगर इस रेंज के बियॉन्ड हो गए इसका मतलब वो विजुअल लाइट कैटेगरी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ही नहीं। और सिंस वो विजुअल कैटेगरी का नहीं है तो आप एज ए एक्सपेरिमेंटर उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, तो वो तो वैसे भी मिसिंग था आपके लिए। सो फिर अपने को लाइट वाली वेवलेंथ को कैच करना होगा। वो एन की वैल्यूज अपने को हेल्प करेगी, कभी 0 पर आएगा, कभी 1 पर, कभी 2 पर, कभी और आगे नंबर पर आएगा, जो भी नंबर पर आएगा वो नंबर हम यहाँ पे रख करके निकाल सकते हैं। सो 10 सिंपल पॉइंट इसको आप रिलेट कर लेते हो, चेक कर लीजिए इसका आंसर बराबर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अदरवाइज चेक करते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आप पूछने वाले थे वो आपके सीक्वेंस को अगर मैं देखूं 23 मेरे को दिख रहा है, 20 भी आपने पूछा, 20 और 23। सो लेट्स कम टू द 20। ये 19 भी थ्योरेटिकल है, आपने चाइल्डहुड में पढ़ लिया होगा, अगर चाइल्डहुड में मिस कर दिया तो अभी जरूर पढ़ लीजिए। पढ़ने का सोर्स आप एनसीईआरटी ले सकते हो, और एससी भी ले सकते हो कि करेक्टिव लेंसेज कैसे लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20th। says the focal lengths of objective and eye lenses of telescope are respectively this and this. The maximum magnifying power of the telescope is. So टेलीस्कोप का आपको याद रखना एक फॉर्मूला हुआ करता था, यू रिमेम्बर दैट फॉर्मूला? दो लेंस यूज करते थे, और एक नियर पॉइंट विजन पर रहता था, एक फार पॉइंट विजन पे रहता था, जिसको हम नॉर्मल विजन भी कहते हैं, और उनके कुछ फॉर्मूला हुआ करते थे। उसने मैक्सिमम पूछा है, तो आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग फ्रॉम 25 से लेकर के इनफाइनाइट तक की चीजें आपको देखनी होती हैं। तो दोनों फॉर्मूला आप लिखोगे, एक में कुछ d/f आता था, वो आपको देखना पड़ेगा नोट्स को, तो इसके, और एक में 1+ आता था, जिसमें 1+ आता था उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि 1+ वाले का वैल्यू ज्यादा रहा होगा। सो इसने 20th का कुछ एक्सप्रेशन लिखा होगा, उससे हम बता देते हैं आपको। ये जो 1+ वाला था, क्योंकि इसका मैग्निफिकेशन ज्यादा होता है, और इसका जो काउंटर वाला फॉर्मूला है उसको भी आप देख करोगे, बेसिकली दोनों से निकालोगे और उसके बाद उसको सॉल्व कर लोगे। तो अगर आपको याद हो कि टेलीस्कोप के लिए जो फॉर्मूलाज हम लोगों ने निकाला था वो था, अब इस पॉइंट को याद रख लेना, अपने नोट्स पे ऐड कर लो कि मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर तब आती है जब इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट मींस वो डी वाले केस पर, तो इसको वो एज ए स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। वो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर वो मॉड्यूलस में बोल रहा था। हाँ, ये माइनस साइन तो बताता है ना कि वो इमेज हमारी ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। ये माइनस का मतलब हमारा ऐसा नहीं कि -48 नंबर है, इसलिए कि 48 टाइम्स उसका मैग्निफिकेशन हुआ है, और माइनस से इसकी इन्वर्टेड बनी है। मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर में जब कभी माइनस आता है इसका मतलब वो इन्वर्टेड बना हुआ है, उसका हम उसकी वैल्यू से कम रिलेट नहीं करते हैं।
सो मॉड एम की वैल्यू होती है, वो बताती है कितना मैग्नीफाइड हुआ है। माइनस सिंपली सेज कि वेदर इरेक्टेड और इन्वर्टेड। अपने को नंबर देखना होता है, तो बेसिकली ये 48 जो नंबर है वो लेगा 48 टाइम्स बड़ी हो जाएगी, या फिर थीटा के टर्म में होगा तो थीटा के टर्म में उसको बोल सकते हैं। तो इसका माइनस का मतलब आप ये समझेंगे वो केवल इन्वर्टेड और इरेक्ट के बारे में बता रहा होता है, और बाकी नंबर जो है वो हमको बता रहा होता है कि कितना मैग्नीफाइड हो रहा है। इसके बाद आपने एक और कोई क्वेश्चन पूछा है, उसके बारे में बताता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, 21 इज हियर। ये बोलता है फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दिस इन एयर, if it is if air is replaced with water, what happens to this? So ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में भी किया हुआ है। आप पूरा पेपर कर सकते हैं अगर आपने क्लासेस को मतलब एवरेज पेपर भी सुना है ध्यान से, फोकस दिया है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अब देखोगे कि इसका एक्सप्रेशन हम लोगों ने बनाया था फोकल लेंथ निकालने का, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम -1। हो सकता है कि आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा इश्यूज रहा हो, इसलिए मैं बता देता हूँ। सो ये वाटर पे क्या आएगा वो अपने को पता करना है। लेट्स से इसका नाम एफ डैश रख देते हैं। फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो क्या किया उसने, इसका म्यू दे दिया है, R1 R2 नहीं दिए, लेकिन उसने एयर में फोकल लेंथ भी दे रखी है। तो एयर की फोकल लेंथ निकालोगे तो 1/f ये आता है म्यू -1, 1/R1 -1/R2। So this is for air, this is for water। m का मतलब मीडियम है। आप क्या करो, दोनों को डिवाइड कर लो। डिवाइड करोगे तो ये जो अननोन नंबर्स हैं वो सेटल हो जाएंगे। तो एयर का फोकल लेंथ, वाटर का फोकल लेंथ इज गोइंग टू बी इक्वल टू म्यू, अब इनकी वैल्यूज रख लो, 1.5 वाटर के लिए 4/3 -1 डिवाइड बाई 1.5 -1। सॉल्व हो गया। एफ की वैल्यू कितना चूज करना है, 10 सेंटीमीटर। एफ डैश निकालना है आपको, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। Got it? And then there was one more, probably 23rd. Yes, so 23rd आपने पूछा, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। 23rd says a ray of light is incident at an angle 60 degree on one face of a prism of angle 30 degree. The emergent ray of light makes 30 degree with the incident ray. तो जो इमर्जेंट रे है और इंसिडेंट रे के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये इसका टोटल डेविएशन है। और प्रिज्म एंगल भी आपको दे रखा है, और इंसिडेंट एंगल भी दे रखा है। बेसिकली आपको आई नोन है, ए नोन है, डेल नोन है। पूछता है एंगल मेड बाय द इमर्जेंट रे इन डिग्रीज विद द सेकंड फेस ऑफ द प्रिज्म, इसका मतलब ई निकालना है। डू यू हैव एनी फॉर्मूला दैट रिलेट्स दिस नंबर? सो आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा कि कुछ ऐसा फॉर्मूला हुआ करता है। क्या फॉर्मूला होता था? कुछ ऐसा आपने पढ़ा होगा, डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं, और इसको जब अप्लाई करोगे तो आपको अननोन वैल्यू पता चल जाएगी। आई थिंक ये बहुत सिंपल रहा होगा, यही वैल्यू से निकल के आ जा रहा होगा, कुछ और खास करने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी। 23 को एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। यही हम लोगों ने बनाया था फॉर्मूला, इफ यू रिमेम्बर दैट, और उसी से अपने को आंसर भी मिल जा रहा है। ओके, सो ये हो गया आपका 23rd। इसके अलावा कोई और है? बाकी आपने कर लिए होंगे पेपर का सोल्यूशन भी। आप अगर आपको स्टक, आप कहीं पर स्टक भी कर रहे हो सकता है कि आपकी अपने क्लासेस सही से अटेंड ना कर पाया हो, या फिर आपने अटेंड किया हो आपको समझ में ना आया हो, कई सारे रीजंस हो सकते हैं। तो आप क्या करो, इसको एक बार रीसॉल्व करो, सोल्यूशन आपके पास है, गो थ्रू करो। उसके बावजूद भी आप कहीं स्टक करते हो, लेट मी नो। और इस तरह का अगर पेपर आता है, क्वेश्चन आता है, तो यू शुड बी एबल टू डू विद कॉन्फिडेंट एंड करेक्टली। ओके, आपने फर्दर लिखा है ये पेपर का लेवल कैसा था, मेंस या उससे कम। अब मेंस को हाँ थोड़ा सा मेंस या उससे बिलो साइड है, सर्टेनली अपर साइड नहीं है।
क्योंकि मेंस में थोड़ा सा कई बार कुछ क्वेश्चंस टफ भी जाते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेंस लेवल पर भी हैं, आने के चांसेस हैं, उस लेवल के हैं, डेफिनेटली हैं। कुछ आज के टाइम पर थोड़े से इजियर साइड पर हैं, बट यू नेवर नो, लाइक वो पेपर में ऐसे क्वेश्चंस डाल सकता है क्योंकि ये कंपटीशन है, और वहां पर भी बच्चों के मिस्टेक्स होते हैं। सो relevant for JEE, of course, but not on higher side, close to JEE and a little bit downside. 25 के बारे में बताना है, so 25 के बारे में बात कर लेते हैं। The last one says a compound microscope has an eye piece of focal length given, objective of focal length given. So दोनों का focal length अपने को पता है, magnification अपने को calculate करना है। तो इसके बाद अपने को ये जानना होगा कि मैग्निफिकेशन किस कंडीशन के लिए अपने को पता करना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है एंड ऑल दैट थिंग। तो आपको बताएगा इन इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट दिस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, तो आपको ऑब्जेक्टिव के आगे क्या चल रहा है वो बता दिया गया है। और फाइनल इमेज कहाँ पर बनानी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन विजन। ओके, डिस्टिंक्ट विजन। अच्छा, इसमें एक पॉइंट बदल दिया इसने, डिस्टिंक्ट विजन की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दी है, 25 होती है। सो एनीवे, अगर ऐसा कुछ आता है तो एग्जाम में तो आपको जो दिया गया उसी के बेसिस पे आपको काम करना है, और यहाँ पर अगर कोई चेंज होगा तो हम लोग बात कर लेंगे। जैसे हम लोगों ने डी के वाले में बात की ना, 25 सेंटीमीटर होता है, सो दैट्स स्टैंडर्ड बाय द वे। और अगर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा कहता है कि डिस्टिंक्ट लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन आपके पास ये है, तो आपको आप डी की वैल्यू ये लेनी है, क्योंकि उसने बोला है तो आपको लेना होगा। इट्स जस्ट लाइक जी की वैल्यू 9.8 बोलता है तो फिर लेने का, वरना हम लोग 10 लेते हैं और समथिंग लाइक दैट। सो करना कैसे, वो अगर आपको समझाना है तो मैं ऐसा बताता कि आप जानते हो कि जब कभी मैग्नीफाइंग पावर निकालना होता है तो हम लोग काम क्या करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, सो एक तो M1 इंटू M2 करते हैं। M1 इज जस्ट लाइक गेटिंग मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस। तो आईपीस का मैग्निफिकेशन कैसा आ जाएगा, उसके लिए आप देखोगे आईपीस का मैग्निफिकेशन, अगर ये हमारे लिए आईपीस है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है, तो ये यू उसने दे दिया है, यू ई बोल सकते हो, इसका एफ ई पता है तो इसका वीई पता कर लेते हैं। सो आप पता करो वीई यूजिंग लेंस फॉर्मूला, देन फाइंड मैग्निफिकेशन बाय यूजिंग वीई अपॉन यूई। यहाँ से अपने को M1 पता चल जाएगा। इसके बाद M2 कैसे पता करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप वाला फॉर्मूला याद रख सकते हो, सिंपल माइक्रोस्कोप वाला। और सिंपल माइक्रोस्कोप पे दो फॉर्मूलाज आपको बताए थे, एक नियर पॉइंट के लिए, एक फार पॉइंट के लिए। तो जो नियर पॉइंट का होता है वो पता करना होता है, फार पॉइंट का होता है। अगर आपको याद होगा जो डिस्टिंक्ट लीस्ट डिस्टेंस वाला था वो कुछ ऐसा रहा होगा 1 प्लस डी अपॉन एफ, या एफ अपॉन डी, वो एक बार चेक कर लीजिए, जो भी प्रॉपर होगा। ये ऑब्जेक्ट इसके लिए लगा देंगे, ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये ऑब्जेक्टिव होगा, पढ़न, क्योंकि पहले जो होता है ऑब्जेक्ट की तरफ वो ऑब्जेक्टिव होता है, और आई पीस के लिए दूसरा जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव का था, ये ऑब्जेक्टिव का था, ये ऑब्जेक्टिव का था, ये ऑब्जेक्टिव का निकलेगा, ऑब्जेक्टिव की वैल्यू यूज करनी है, और इसके बेसिस पर हम बता पाते हैं कि M2 कितना होगा। एक बार चेक कीजिए, डी बाई एफ होता है या एफ बाई डी होता है, so, जो भी है, सो उस पॉइंट को आप अप्लाई करोगे, और इसके बाद M2 M1 दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेते हो, ये इसने सॉल्व करके दिया होगा। इस पे कोई कंसर्न आ रहा हो, कौन सा स्टेप आपको नहीं समझाए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। और किस तरह से आ रहा फॉर्मूला, यू कैन सी देखो, डी बाई एफ ही होता है। सो इसने भी देखो क्या हुआ, पहले ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किया, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन है, और 1 प्लस डी बाई एफ आई पीस के लिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। सो याद रखने का अपना ये जो तरीका है ये बेस्ट है। कौन सा, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ सो दैट आप कॉन्फिडेंट हो जाए, कि जब कभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिया जाएगा ना, तो पहले आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लो, उसका मैग्निफिकेशन निकालो जस्ट लाइक अ लेंस, फिर M2 को सिंपल माइक्रोस्कोप के दो फॉर्मूले से रिलेट करके रखो, लीस्ट डिस्टेंस वाला और फार वाला, इनफाइनाइट वाला, जनरली उसी से रिलेटेड पूछेगा।
और अगर कोई ऐसा पूछता है, सपोज कर लिया ऐसा पूछता है कि हम चाहते हैं कि इमेज हमारी 50 सेंटीमीटर पे बने, हाउ डज इट मैटर, डी को 50 रख लो, क्योंकि वो हमने डी के लिए सॉल्व कर रखा है। डी कोई भी नंबर क्यों ना हो, 20 होगा तब भी चलेगा, 50 होगा तब भी चलेगा। हाँ, अब हम 50 को लीस्ट पॉइंट नहीं बोलेंगे, बट 50 कोई ना कोई तो डिस्टेंस होगी, ठीक है, उसको डी ना बोल करके वी बोलना पड़ता है, एक्स बोलना पड़ता है, तो चलता है। तो अगर किसी एक्स डिस्टेंस पे भी बनाना होगा तो हम एक्स बाई एफ लिख सकते हैं, जस्ट रिप्लेस बाई डी, दिस डी बाई एक्स। तो कई बार ऐसा बोलेगा कि अगर हमको इमेज पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बनानी है तो कितना मैग्नीफाइंग पावर आने वाला है। सो जहां पर डी है वहां पर उस नंबर को रख दो। इसका मतलब ये जो डी वाला फॉर्मूला होता है ये ज्यादा ब्रॉडर फॉर्मूला है, एंड इट कैन कवर एनी वैल्यू फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी, और उसी को हम लोग यूज कर लेते हैं। ओके, सो ये आपका पेपर कवर हो जाता है। कोई और इस पे कंसर्न, एनी करेक्शन? वी डिडंट फाइंड एनी करेक्शन सो फार। तो इसका मतलब ये, कैन वी अज्यूम कि ये परफेक्टली करेक्ट है? If yes, then we can go ahead. If no, so what's the reason? I think it's working well. Yeah. Finally, any concern on this paper? If at all, you can ask. Otherwise, हम लोग आगे बढ़ेंगे। और वेव ऑप्टिक्स का जो बचा हुआ पोर्शन है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, बहुत छोटा सा टॉपिक है। क्या होता है वो मैं आपको समझाता, एंड देन उसके जो क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करता। नेक्स्ट एडवांस सिलेबस, अभी नेक्स्ट एडवांस आपका 15 डेज वाला है ना, तब तक अपना ये रहेगा। हम लोग रे ऑप्टिक्स का एडवांस ले चुके हैं, सो मे बी टिल देन अपना क्या क्या कवर हो जाएगा वो अपने को प्रोजेक्ट करना, उसका प्रोजेक्शन देखना पड़ेगा। वी विल बी एबल टू कंप्लीट दिस थिंग, पोलराइजेशन एक लेक्चर में हो जाएगा, बहुत छोटा सा है। इसके बाद आप आ जाओगे मॉडर्न वाले पार्ट में। सो मॉडर्न ऑलमोस्ट 15 डेज में हो जाना चाहिए, लेकिन बात वही होगी कि मॉडर्न आपका जस्ट खत्म होगा उसके बाद तुरंत एडवांस आ जाएगा। मीन लाइक पेपर होगा आपका और टेस्ट पेपर आ जाएगा, तो टेस्ट पेपर के पहले आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, तो वो सारे कंसर्न रहेंगे। उसके लिए थोड़ा सा टाइम हम लोग अभी ले लेते हैं, 2-4 दिन का, एक आइडिया लग जाएगा क्या पेज से जाते हैं, फिर सिलेबस अनाउंस कर देंगे। मोस्टली वेव ऑप्टिक्स तो रहेगा ही रहेगा, और ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट रहेगा ही रहेगा। बाकी मॉडर्न का और कितना पोर्शन हम लोग कवर कर सकते हैं वो देखेंगे। जो कंफर्टेबली कवर हो गया होगा सिलेबस, कुछ टाइम मिल गया होगा आपको प्रैक्टिस के लिए, तभी उसको रखेंगे, बिकॉज क्योंकि एडवांस के क्वेश्चन बनाने हैं, इजी बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, टफ बनाएंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा आपकी साइड से। सो जितना कंफर्टेबली कवर हो जाएगा उसको ले लेंगे, और अगर ज़्यादा कवर अपना नहीं होता है तो फिर पूरा ऑप्टिक्स ले लेंगे। ऑप्टिक्स के तीनों पार्ट हो जाएंगे, रे, वेव और पार्टिकल, ये तो डेफिनेटली हो जाएगा। सो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं अनाउंस करने के लिए। सो कैन वी मूव टुवर्ड्स दिस पोलराइजेशन ऑफ लाइट? पोलराइजेशन वर्ड एक और भी बहुत पॉपुलरली यूज होता है, हालांकि हम लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा डीप पे डिग नहीं किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको अगर याद हो, हम लोगों ने जब किसी कैपेसिटर के इनसाइड में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल किया था, तो आपने देखा था यहाँ पर चार्ज माइनस आ गया था, यहाँ पर प्लस आया हुआ था। फिर आपने बोला था ये क्यू पी है, ये माइनस क्यू पी है, पी का मतलब पोलराइज्ड चार्ज। एंड देयर आई एक्सप्लेन कि पोलराइजेशन नाम की एक स्टोरी होती है, और उसकी वजह से यहाँ पर एक फील्ड आती है जिसको हम पोलराइज्ड फील्ड कहते हैं। सो ये जो पोलराइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट है, और पोलराइजेशन वाज देयर इज अ क्वांटिटी पोलराइजेशन, अगर आपको याद हो तो डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। सो
इलेक्ट्रिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोगों ने पोलराइजेशन पढ़ा भी था। मैं इसलिए उसका यहाँ पर नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो भी पोलराइजेशन था, ये भी पोलराइजेशन है। तो अपने को ये रिलेट करना है कि दोनों सेम कहानियां हैं या फिर दोनों अलग अलग है। सो कहीं ऐसा तो नहीं हम कभी मिक्स कर जाएं इसको उसके साथ उसको इसके साथ, तो मिक्सिंग को अवॉइड करना है ना। ये जो पोलराइजेशन था इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसका मतलब ये था कि हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं तो पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नट सेल में एक डाइपोल शो करना स्टार्ट करते हैं। पूरी कहानी उसकी यही है। और वो जो डाइपोल आता है, उस डाइपोल का पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग क्वांटिटी आइडेंटिफाई करते हैं, उसको पोलराइजेशन एज ए क्वांटिटी बोलते हैं। पोलराइजेशन एज ए प्रोसेस क्या होता है जिसमें ये चार्जेस सेग्रीगेट होते हैं। यहाँ पर हम लोग लाइट के बारे में बात करेंगे, लाइट में पोलराइजेशन कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर कहीं दूर दूर तक लाइट का कोई कंसर्न नहीं था या कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इसका मतलब ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेशन है और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेशन है, दे आर इंटायरली डिफरेंट। नाम एक ही है लेकिन वो अलग अलग है, तो इसलिए इसका नाम है पोलराइजेशन ऑफ लाइट और ये है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। सो वी नीड टू टेक केयर कि इस पोलराइजेशन का उस पोलराइजेशन से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ऑब्वियसली डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। और फिर आपको ऐसा भी लग सकता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइट में भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उससे रिलेटेड रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, अलग कॉन्सेप्ट है। ओके आपने कुछ लिखा है वो पढ़ लेता हूँ। सिर्फ वेव रखो। ओके कैन यू कीप वेव ऑप्टिक्स इन मॉडर्न फिजिक्स वन? हाँ वी विल बी डिसाइडिंग ऑन दैट, और कीपिंग इन माइंड कि हम लोगों ने कितना कवर किया और कितना उससे पूछ सकते हैं। सो कपल ऑफ लेक्चर के बाद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अपनी स्पीड कितनी पकड़ती है, आप कितने जल्दी अब्सॉर्ब करते हो। आपके जो आंसर्स होते हैं ना, दे गिव मी फीडबैक कि आपको कितना समझा है, उसके हिसाब से पेस अप साइड और डाउन साइड हो जाते हैं। सो बेटर टू वेट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट देखा, सुपरपोजिशन ऑफ लाइट देखा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट देखा। एक और टर्म था स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अच्छा क्या मैंने आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताया है? अभी याद आया मेरे को। कभी आपने ऐसा नोटबुक में लिखा स्कैटरिंग ऑफ लाइट? शायद अभी तक नहीं बताया, तो उसको भी अपने को बताना होगा। अगर बता दिया तो बेस्ट है। नहीं बताया। स्कैटरिंग भी होती है, वो भी एक छोटा सा टॉपिक, उस पर भी क्वेश्चन बनता है कि लाइट स्कैटर्ड हो गई तो किस तरह से जाती है। और रमन स्कैटरिंग आप जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। हालांकि अपने सिलेबस में बहुत छोटा सा है, बट वो नाम लिया जा सकता है। वी विल टॉक अबाउट इट एनीवे। सो जिस तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आपने डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखा रिसेंटली, सिमिलर टाइप का एक और ये कॉन्सेप्ट है ना। आउट ऑफ सो मेनी कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव टॉक्ड, इसमें से जो सुपरपोजिशन है और जो इंटरफियरेंस है, डिफ्रैक्शन है और ये पोलराइजेशन है, इन तीनों में एक खास बात है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं दीज थ्री आर हैव समथिंग इन कॉमन। द कॉमन इज दिस कि ये वेव के लिए ट्रू होता है। सो कोई भी फिनोमिना या फिर कोई भी क्वांटिटी या फिर anything, if it is following these concepts, whether it's interference, whether diffraction, whether polarization, ये वेव के लिए ट्रू होता है, पार्टिकल्स के लिए ट्रू नहीं होता है। कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारा पार्टिकल जा रहा था, एक दूसरा पार्टिकल जा रहा था, दोनों मिल करके एक इंटेंसिटी बढ़ा दी, एनर्जी बढ़ा दी और समथिंग लाइक दैट। जैसे कि ये स्क्रीन पर देखो ना, स्क्रीन पर हमने एक लाइट यहाँ से डाला, दूसरा लाइट यहाँ से डाला, तो वो यहाँ पर सुपरपोज करके ब्राइटनेस बढ़ गई। या फिर आपने ऐसा देखा कि एक लाइट ऐसे जा रहा होता है और दूसरा लाइट ऐसे जा रहा होता है, एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं, एक एज इफ कि वो एक दूसरे से मिले भी नहीं थे। यही हम लोगों ने सुपरपोजिशन में डेफिनेशन भी देखी थी। लेकिन अगर आपने एक पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया होता है, दूसरे पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया होता है और यहाँ से मिलते हुए एक साइड पे, तो क्या वो अनडेविएटेड निकल पाते? नहीं, वहाँ पर कोलिजन हो जाता है। डेविएशन वाज कंपल्सरीली हैज टू बी देयर। सो पार्टिकल्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर एज इफ दे हैवंट मेट, but waves can cross each other as if they haven't met. So ये वेव का बहुत स्पेशल फिनोमिना होता है और कॉन्सेप्ट होता है, और ये इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन में ऑब्जर्व किया जाता है। इनफैक्ट लाइट को वेव बोलने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट्स थे, इन्होंने उनको कंफर्म किया था कि लाइट वेव है, क्योंकि ये वेव शो करते हैं और लाइट ने इसको शो किया।
एनीवे पोलराइजेशन, अगर हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम लोग जानते हैं लाइट के बारे में, काफी कुछ जानते हैं। लाइट क्या होती है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका मतलब ये एक डिस्टरबेंस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ओसिलेट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोगों ने देखा हुआ है। और आपने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ओसिलेशन का प्लेन अलग होता है, डायरेक्शन अलग होती है। मैग्नेटिक फील्ड के ओसिलेशन की डायरेक्शन अलग होती है, वेव वेलोसिटी अलग डायरेक्शन में जाती है। एंड इफ यू कंबाइन ऑल थ्री देन यू विल फाइंड कि अगर वेव आपका इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन इधर हो रहा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन इधर होता है। और ऑल थ्री फॉर्म right hand coordinate system in this order, VEB. So this is how electromagnetic wave propagate, light भी propagate करता है। लाइट में आपने देखा होगा कि हम लोग लाइट की जब इक्वेशंस लिखा करते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था उसको अगर आप याद करो, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि जो लाइट जा रही होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा होता है, और लाइट इधर प्रोपोगेट कर रहा होता है। उनकी एनर्जी डेंसिटीज के बारे में बात किया था। एंड इफ यू रिमेंबर इट केम आउट टू आफ्टर कैलकुलेशन कि किसी भी लाइट में या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, वेदर इट्स लाइट, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और माइक्रोवेव और व्हाटसोएवर, सभी में दोनों फील्ड्स का कंट्रीब्यूशन बराबर होता है। अब इस क्वेश्चन को हाईलाइट करके पूछ सकता है या फिर उसको डीप पे डिग करके पूछ सकता है, आपको कंफ्यूज करा सकता है। तो अगर आपसे ऐसा पूछता है, लेट से मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ कि हमारे पास लाइट है और लाइट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका मैग्नीट्यूड लेट से E है, और एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसका मैग्नीट्यूड B है, मैग्नीट्यूड, और आप उसके एम्पलीट्यूड के बारे में बात कर सकते हो। सो अगर ये है तो इसमें से कौन सा बड़ा होता है या फिर दोनों बराबर होते हैं? तो लेट से बोलेगा कि अगर ये हमारा क्वेश्चन है और हम चार आपको ऑप्शन देते हैं और आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना कि यहाँ पे क्या भरना चाहिए, क्या इक्वालिटी का साइन लाना होगा, या ग्रेटर देन का, या लेस देन का, या फिर पता नहीं, एनी ऑफ देम कैन कम और समथिंग लाइक दैट। यू रिमेंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जब हम लोगों ने बात की थी, देन वी सेड कि दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर होता है। अब उस पॉइंट को अगर आप इंटरप्रेट करोगे तो आप इनके बारे में बात कर सकते हो। क्या आपको याद है कि किस चीज में इनका कंट्रीब्यूशन बराबर होता था? एम्पलीट्यूड्स में बराबर होता था, वेवलेंथ्स में बराबर होता था, फ्रीक्वेंसीज में, एनर्जीज में, व्हाट? सो यू नीड टू रिमेंबर कि एनर्जी डेंसिटी अपार्ट फ्रॉम दिस की इनका वेवलेंथ तो बराबर ही होता है, फ्रीक्वेंसी भी बराबर होता है। जो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट वाज कि इनका एनर्जी कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है। ग्रेट। फिर आपको याद होगा कि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। मैग्नेटिज्म के बारे में बात करोगे तो ये बनता है हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। अगर आप इनको इक्वल करना चाहते हो तो आप देखोगे कि आपको कुछ ऐसा मिलेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू दिस थिंग, बी स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस म्यू नॉट। ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ई की जो वैल्यू आ रही है, ई की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टाइम्स बी आती है, या फिर ये बेसिकली नॉट्स होते हैं एम्पलीट्यूड। ये जो है वो सी लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने कुछ ऐसी भी निकाली थी, सी बी नॉट होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड जो होता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के साथ सी मल्टीप्लाई करने से आता है। और सी की वैल्यू हम लोग जानते हैं, सी की वैल्यू कोई छोटी वैल्यू नहीं है, 10⁻8 है। इसका मतलब है बी नॉट जैसे 3 इंटू 10⁻8 नंबर्स को आप ऐड करो। इसका मतलब हुआ कि बी नॉट इज वेरी लिटिल नंबर एज कंपेयर टू ई नॉट, मीनिंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड मच 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 ग्रेटर देन बी नॉट होता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो बहुत वीक होती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी लाइट के बारे में बात करना हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को यूज कर लेते हैं। और हम दूसरा लॉजिक ये भी है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को यूज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हम कभी भी निकाल सकते हैं, बिकॉज हमारे पास राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है।
बट इलेक्ट्रिक फील्ड को ही क्यों ये चूज करते हैं, उसके पीछे ये रीजन रहता है कि उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, वो रफली लाइट के बारे में अकेले बता रहा होता है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन बना कर पूछ सकते हैं कि बताइए क्या चल रहा है, तो हम क्या आंसर देंगे? बी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में। तो उसको आप याद रख सकते हो। मैं स्लाइड को डिलीट नहीं कर रहा हूँ, तो आप इसको रिटेन कर लेना। आगे मैं लिख देता हूँ कुछ पॉइंट्स जो अपने को लिखने हैं। सो पॉइंट इज कि अगर हमको लाइट को शो करना है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में शो कर देंगे। फिर आपको कभी फ्यूचर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना भी पड़े, देन यू कैन फाइंड इट आउट, नॉट एन इशू। अच्छा, किसी भी सोर्स से लाइट आती है तो कैसा बिहेव कर रहा होता है, तो वो समझते हैं। कोई भी नेचुरल लाइट सोर्स हो हमारे पास ये, और यहाँ से लाइट हो, उसके हम लोग वाइब्रेशन को अगर देख पाते, सपोज कर लीजिए हमारे पास कोई टेक्निक है या कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम उसके वाइब्रेशंस को देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहाँ से जो लाइट रे निकल रही है, लेट्स से कि हम उसकी ये डायरेक्शन को देखते हैं, इधर जा रहा है ये भी। सो इन केस अगर लाइट हमारे तब प्रोपोगेट कर रहा है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस हो रहे होंगे, वो सिंपल सी बात है कि इस लाइन पर नहीं हो रहे होंगे। इनफैक्ट एक ऐसे प्लेन पर हो रहे होंगे जो प्लेन इस डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होगा। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि या फिर अपने को ये समझना होगा कि यहाँ पर जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में बनाया, लाइट को तो नहीं पता होता ना कि कौन सी वाई डायरेक्शन को वाई डायरेक्शन में जाना है। लाइट को सिर्फ इतना पता है कि अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम 90 डिग्री पर जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड रख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में भी हो सकती थी, जेड डायरेक्शन में वो भी हो सकती थी, इसके बीच में कहीं हो सकती थी, यहाँ भी हो सकती थी, वहां भी हो सकती थी। Or that means it could be at any location on the plane which is perpendicular to the direction of propagation. तो जब हम लोग कोई नेचुरल सोर्स लेते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होती है, ये फंडामेंटल क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। या फिर लाइट का जो वाइब्रेशन है वो किस डायरेक्शन में होता है। तो उस फंडामेंटल क्वेश्चन का आंसर ये निकलता है कि लाइट सभी डायरेक्शन में होती है जो वी के परपेंडिकुलर होती है, सभी डायरेक्शन में। इट्स नॉट ओनली इन द वाई डायरेक्शन, इट इज इन ऑल feasible डायरेक्शंस। So this is how light light propagates. When propagates, this is how electric field vibrate. So this electric field vibrates in all the directions in the plane which is perpendicular to the direction of propagation. ये जो पोलराइजेशन है ना, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना एग्जैक्टली है क्या, और एक बार आपको ये समझ में आ जाएगा तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप इजिली डील कर लोगे। as far as numerical questions is concerned, केवल दो छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, 2 लाइंस के हैं, वो आप याद रख लोगे तो उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका तुरंत हो जाएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन समझने के लिए अपने को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। सो ये तो मैंने एक डायरेक्शन में जाने वाली लाइट के बारे में बताया। अब आप देखते हो लाइट सभी डायरेक्शन में जाती है, तो कोई भी लाइट की डायरेक्शन पकड़ो, उसका परपेंडिकुलर प्लेन देखो, परपेंडिकुलर प्लेन में जितनी भी फीजिबल डायरेक्शन है, सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करती है। ये सभी नेचुरल लाइट सोर्सेज का कहानी है, और ऐसी लाइट को हम बोलते हैं दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट। सो अनपोलराइज्ड लाइट इज अ लाइट, वी कैन से, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट इन ऑल feasible डायरेक्शंस in the plane which is perpendicular to the direction of light propagation. ये स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसको मैं लिख देता हूँ तो आपको याद रह जाएगा। तो ये काइंड ऑफ एग्जांपल था, अब इसी को मैं लैंग्वेज में लिख देता, और उस स्टेटमेंट को आप ध्यान से नोट करो। कुछ ऐसा लिखा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड oscillates or vibrates in all directions in the plane perpendicular to the direction of light propagation सो ये नॉर्मली या नेचुरली होता है, इसी लाइट को हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट।
So this light is known as unpolarized light. इसी अनपोलराइज्ड लाइट को अगर हम पोलराइज कर पाए तो जो प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस का नाम होता है पोलराइजेशन. So polarization is a process due to which or using which we can convert unpolarized light into polarized light. अब अपने को ये समझने की जरूरत है कि ये जो पोलराइज्ड लाइट होती है वो क्या होती है. ये जो वाइब्रेशंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, उनको दिखते नहीं है. बिकॉज आप लाइट देखोगे तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि अरे ये ट्यूबलाइट से लाइट आ रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है. नो, वी कांट सी इट, नाइदर वी कैन फील इट, क्योंकि वो विजिबल नहीं रहता. बट अगर विजिबल होता है तो हमको ऐसा दिखता है, या कुछ इंस्ट्रूमेंट के सपोर्ट से हम देखेंगे तो ऐसा दिखेगा. सो पोलराइज्ड लाइट क्या होगी. अब देखोगे कि ये जो एरोज मैंने दिखाए हुए हैं आपको, दीज एरोज आर बेसिकली वेक्टर क्वांटिटीज. और किसी भी वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में हमेशा डिवाइड कर सकते हैं, दो कंपोनेंट में हमेशा डिवाइड कर सकते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट में. तो यहाँ पर भी हम सभी वेक्टर्स को क्या दो डायरेक्शन में डिवाइड कर सकते थे. लेट्स से एक वाई डायरेक्शन में और एक जेड डायरेक्शन में. सो ये जो सभी डायरेक्शंस के ऑसिलेशंस हैं, आपने एसएचएम में भी पढ़ा, वेव में भी पढ़ा, कि उनको हम कंपोनेंट्स कर लेते हैं. सो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. अब अगर कभी अनपोलराइज लाइट हमने को रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी तो इतना सब बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है. तो उसको हम डिनोट करने के लिए कुछ ऐसा यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ इस तरह से दिखा देते हैं कि ये लाइट अगर हमारी इधर जा रही है, उसको स्ट्रेट लाइन से भी दिखाएंगे तो भी चलेगा कि ये लाइट हमारी इधर जा रही थी, ये वी. सो इनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस थे, दे आर लाइक दिस, कि एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है. और भी दिखा सकते थे. सो इसका मतलब आपने कौन सा वाइब्रेशन दिखा दिया, आपने ये दिखा दिया वाई डायरेक्शन का. अगर सभी के कंपोनेंट करेंगे तो एक जेड डायरेक्शन का भी आएगा. जेड डायरेक्शन का दिखा नहीं पाते तो कई बार उसको हम लोग 2 डायमेंशनल पिक्चर में डॉट से लगा देते हैं, तो बीच में डॉट लगा देंगे. तो कभी आपको ऐसा पिक्चर मिलेगा, इसका मतलब ये अनपोलराइज्ड है. कैसे समझ में आएगा. इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, that electric field is vibrating perpendicular to the velocity in this direction as well, outside or inside of the screen as well. That means ये दो वेक्टर कंपोनेंट्स में है. इसका मतलब वो पूरे स्क्रीन, यानी जो प्लेन रहा होगा उस प्लेन के प्लेन के हर एक पॉइंट लोकेशन में रहा होगा, हर एक डायरेक्शन में रहा होगा. सो इस पिक्चर को सिंप्लीफाइड वर्जन में हम इस तरह से दिखाते हैं. अगर हमने ये डॉट हटा दिए या फिर ये वर्टिकल एरोज हटा दिए, इसका मतलब हमारे पास एक ही डायरेक्शन बची. और अगर हम इन एम्पलीट्यूड या इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन को किसी एक डायरेक्शन में कन्फाइन कर पाए, दूसरे डायरेक्शन को एलिमिनेट कर दें, तो हम बोलेंगे कि वो लाइट हमारी पोलराइज्ड हो गई है. So polarized light is going to be the one in which the electric field vibrations or oscillations are confined, restricted or contained only in one direction. Now, अगर हम एक ही डायरेक्शन में करना चाहते हो, ऊपर नीचे, लेट से वाई डायरेक्शन में, तो हमको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि बाकी सभी ऑसिलेशंस को गायब होना पड़ेगा. क्योंकि अगर कोई भी ऑसिलेशन बचा तो उसका कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में भी आ जाएगा, जो कि वाई डायरेक्शन में नहीं था. अगर कोई भी ऐसा ऑसिलेशन बचा है जो कि वाई डायरेक्शन में नहीं था, तो उसका कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में डेफिनेटली आने वाला है. और हम नहीं चाहते कि जेड डायरेक्शन में आए. इसका मतलब है वी नीड टू कीप ओनली एंड ओनली दोज vibrations which are in y direction or maybe of z direction. So process क्या है उसको मैं लिखता, काफी कुछ बोल दिया है. Polarization of light refers to the phenomena by which electric field oscillations are confined only
in one डायरेक्शन। अच्छा, वन डायरेक्शन का मतलब ये नहीं समझना है कि एक ही डायरेक्शन में, मतलब ऊपर भी है तो नीचे भी है, तो ओनली इन वन, ओनली अलोंग, ऐसा लिख देते हैं ज्यादा सही रहे, ओनली अलोंग वन लाइन। तो एक लाइन के अलोंग ही अपने को कन्फाइन करना है और बाकी सारे लाइंस के वाइब्रेशंस को एलिमिनेट कर देना है, इरेज कर देना है, या फिर उनको रिमूव कर लेना है। सो अगर इस तरह से हम लोग कर पाते हैं तो उसको बोलेंगे पोलराइजेशन। और सच लाइट इज नोन एज polarized light. So you got to know what is unpolarized light, and now you are getting what is polarized light. Then converting from unpolarized to polarized is the polarization. So ये मैंने काफी मिक्स कर दिया, तो इसको मैं रीड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपके नोट्स में प्रॉपर बना रहेगा। कुछ ऐसा मैंने बनाया था कि ये अगर वेव की डायरेक्शन है, सो वाइब्रेशंस यू विल फाइंड अप साइड डाउन साइड होंगे, और ये रिजल्टेंट में केवल दो डायरेक्शन को हम लोग दिखाते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और साथ में अगर डॉट लगा हुआ है दैट मीन्स अनपोलराइज्ड है, क्योंकि और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। कॉपी कर लीजिए डेफिनेशन, इसका सिंबल। पोलराइज्ड लाइट आपको कैसे दिखने वाली है वो मैं बता देता। अगर आपने किसी मीडियम से कोई भी स्टोरी बना करके, ये जो लाइट इधर जा रहा था, आपने कैसे किया है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे किया जा सकता है। बट अगर ऐसा हुआ है कि जो वाइब्रेशन है वो केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में है, दैट्स डन। सो वी विल से कि ये पोलराइज्ड लाइट है। सो ये पोलराइज्ड लाइट होगी। सिंबॉलिकली कैसे दिखा देंगे? सिंबॉलिकली ऐसा दिखाएंगे कि ये वी अपना इधर जा रहा था एंड वाइब्रेशन इज ऑन दिस डायरेक्शन ओनली। या फिर आप कोई दूसरा व्यू देख रहे होगे तो फिर आपको ऐसा भी दिख सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा व्यू देख रहे हो। आपको डॉट से भी नजर आ सकता है, लेकिन एक टाइम पर एक ही रहेगा, दोनों नहीं आ सकते। सो अगर ऐसा बोलता है तो भी पोलराइज्ड है, और जैसा यहाँ पे दिखाया गया इस तरह से बोलता है तो भी पोलराइज्ड है। राइट, कॉपी कर सकते हो सिंबल्स भी, और इसका दिखाने का तरीका, ये पोलराइज्ड है। In case you are getting properly, then we can go further and discuss कि किस तरह से पोलराइजेशन अचीव कैसे किया जाता है, और अगर हम लोग अचीव कर पाते हैं तो कहाँ पर क्या कंडीशन बनती है। सो इस पोलराइजेशन को आप अचीव करने के लिए कई तरह से आपके पास मेथड्स है। कुछ रेडीमेड पोलराइजर्स होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, पोलराइड्स भी बोलते हैं। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो पोलराइज कर देते हैं, और कुछ प्रिज्म भी होता है, निकोल प्रिज्म, उसको यूज करके हम लोग पोलराइजेशन पता कर लेते हैं। और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे फिनोमिनाज होते हैं जिनको यूज करके हम लोग पोलराइजेशन अचीव कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको रफ, बेसिक और एक्सपेरिमेंटल आइडिया बताता, फिर कॉन्सेप्चुअल आइडियाज बताता। Hopefully you got these definitions which are simple and important as well. Suppose कर लीजिए आप पोलराइजेशन पता करना चाहते हो, घर में ही पता करना चाहते हो, तो आप घर पे भी इस तरह से डिजाइन कर सकते हो, और या फिर मार्केट से पोलराइजर लेकर आ जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। होता क्या है कि लेट से हम लोग एक कार्डबोर्ड लेते हैं, ये पहले इसका फ्रंट व्यू बताते हैं। और अगर ये कार्डबोर्ड है तो ये ओपेक है, इसका मतलब उसके बैक साइड वाली लाइट फ्रंट साइड पे नहीं आएगी, फ्रंट साइड का लाइट बैक साइड में नहीं जाएगा। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस पर कुछ ओपनिंग्स बना सकते हैं। सो लेट्स से कि इस तरह की एक ओपनिंग बना दी गई, वेरी स्मॉल ओपनिंग, मे बी लाइक दिस, or you can have this kind of parallel so many openings, that's also going to work. लेकिन आपने अगर ऐसा ओपनिंग किया तो केवल ऐसे ही रखने का, फिर आपको कोई और एंगल पे ओपनिंग्स नहीं देनी है। मैं एक ओपनिंग को लेकर के चलता हूँ, तो ये पूरा कार्डबोर्ड है, दैट मीन्स
ओपेक, ओपेक, और बीच में एक स्ट्रिप है छोटा सा थिकनेस का, बहुत थिन, आई मीन एज थिन एज यू कैन, माइक्रो लेवल पे जाओगे तो चलेगा। तो इस तरह के दो अपने को कार्डबोर्ड ले लेने हैं और ये अपने को काम करके बता देगा कि ये एक तो पोलराइजेशन भी कर देगा, दूसरा चेक भी करा देगा कि लाइट पोलराइज हुई है या नहीं। क्योंकि देखो लाइट हमको जो देख रही होती है ना, देख करके हम नहीं बता सकते वजह से पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड या नॉन पोलराइज्ड, उसको हमको चेक करना पड़ता है कि पोलराइज्ड है या नहीं। कैसे वर्क करेगा, लेट मी टेल यू। बहुत सिंपल तरीके से हम लोग समझ सकते हैं इसको। लेट्स अपने पास एक लाइट सोर्स है यहाँ पर। अगर ये लाइट सोर्स है और यहाँ से लाइट इधर आ रही है, तो अपने को पता है कि इस लाइट ये अनपोलराइज्ड है। क्यों पता है? क्योंकि किसी भी नेचुरल सोर्स से जो निकलता है वो सारा अनपोलराइज्ड होता है, उसके वाइब्रेशन सभी डायरेक्शन में इक्वली लाइकली होते हैं, तो अनपोलराइज्ड है। आप क्या करो, इसी इंस्ट्रूमेंट को या बोर्ड को या फिर अरे इसको यहाँ पे रख दो इसके सामने। नाउ इसको ड्रॉ करना हमारे लिए 3 डायमेंशन में चैलेंजिंग जाएगा, तो इसको हम 1 डायमेंशन में ड्रॉ करते हैं। एग्जाम में भी जनरली वो 1 डायरेक्शन में ड्रॉ कर देगा, 3 डायरेक्शन में भी दिखा सकता है। तो ये जो एक लाइन आपको दिख रही है वो बेसिकली इसी कार्डबोर्ड को रखा गया और आप इसको साइड से देख रहे हो। जब आप इसको साइड से देखोगे ना तो आपको केवल ये एज नजर आएगी, दैट्स डन। अच्छा, टू आइडेंटिफाई कि ये जो ओपनिंग मैंने की है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको हम ऑप्टिकल एक्सिस बोल सकते हैं या एक्सिस बोल सकते हैं कि सिंपलिसिटी के लिए। तो अगर हम इसको एक्सिस बोल रहे हैं तो ये एक्सिस हमको बताएगा कि हमारा ओपनिंग किस लाइन के अलोंग है। तो यहाँ पर एक्सिस हमारा ये, दैट मीन्स कि मैंने इसको यहाँ से नहीं देखा, क्योंकि अगर आप यहाँ से भी देखोगे तब भी आपको लाइन नजर आएगा, नीचे से देखोगे तब भी लाइन नजर आएगा, हर जगह से लाइन ही नजर आएगा। तो अगर इस तरह से एक्सिस चूज कर ली तो ये तो गारंटीड हो गया कि या तो आप लेफ्ट साइड से देख रहे हो या फिर राइट साइड से देख रहे हो, और आपका ये जो ओपनिंग है वो इसी के पैरेलल जा रहा है। मेकिंग सेंस? एंड देन आफ्टर लेट्स से कि अगर इसमें हम वाइब्रेशंस देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये सिंस अनपोलराइज था तो आपको समझ में आता है कि ये जो अनपोलराइज लाइट रहा होगा इसके वाइब्रेशंस कुछ ऐसे थे। जस्ट 1 मिनट, अगर इसको मैं प्रॉपर्ली ड्रॉ करने की कोशिश करूँ कुछ ऐसा बनाया जा सकता है। तो इसके जो वाइब्रेशंस थे जो अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाए थे, एग्जैक्टली उसी को मैं कॉपी करना चाहता हूँ। तो इसके वाइब्रेशन इधर भी थे, इधर भी थे, सभी डायरेक्शन में थे, ऐसा। जब ये लाइट रे से क्रॉस करेगी, इससे क्रॉस करेगी, तो आप देखोगे कि इसकी ओपनिंग केवल इस तरह से है। इसका मतलब ये जो वाइब्रेशंस होंगे, दीज वाइब्रेशंस वो क्रॉस कर जाएंगे, ऑब्स्टिकल नहीं है वहां पर, फ्री स्पेस टाइप का है, वो क्रॉस कर जाएंगे। बट थिंक अबाउट दोज वाइब्रेशंस जो कि इस तरह से चल रहे थे ना, इसकी ओपनिंग इस तरह से और वाइब्रेशन इस तरह से रख गए होंगे, वेट इसकी अगर हमने बहुत कम रखी हुई है तो आप देखोगे वो ब्लॉक हो जाएंगे, लाइट उसको परमिट नहीं कर पाए, ये इसको परमिट नहीं करेगा क्योंकि वाइब्रेशन लेट से ऐसा होना चाह रहा था। तो फिर यू विल फाइंड कि ये ओपेक मीडियम में जा रहा था, ओपेक मीडियम उसको अलाउ नहीं करेगा। जस्ट इन ले मैन की लैंग्वेज में अगर आप समझने की कोशिश करते हो, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये लाइट की केवल इन्हीं वाइब्रेशंस को भेजता है क्रॉस करा करके। तो आपको लाइट बाहर जब दिखेगी यहाँ पर, सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी ऑसिलेटिंग, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन आपका कुछ ऐसा था। लेट्स से इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम हम ई नॉट दे देते हैं और ये ई था। इसका मतलब ये हुआ कि केवल यही वाइब्रेशंस हमारे पास मिले और बाकी सारे जिसको परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस थे वो कैंसिल आउट हो गए। इसको हम बोलेंगे दैट इज पोलराइज्ड लाइट। और जिसने इसको किया है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बोल देंगे दैट इज पोलराइजर। ये पोलराइजर है जो लाइट को पोलराइज कर देता है। सो इफ वी टेक दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट और इस तरह से कोई पोलराइजर लेते हैं, मार्केट में रेडीमेड मिलता है, आप वहां से परचेज करके लेके आइए, लाइट के सामने रखिए, तो आप देखोगे कि लाइट पोलराइज्ड मिल जाएगी आपको। और किस एक्सिस के अबाउट पोलराइज्ड होगी, जो उसकी एक्सिस होगी ऑप्टिकल एक्सिस, जो एक्सिस आपको डिजाइन करके बताएगा कि ये इसकी एक्सिस है, उसी एक्सिस के अबाउट आपको वाइब्रेशंस मिलेंगे। बाकी सारे अदर डायरेक्शन के वाइब्रेशन सॉर्ट आउट हो गए, एलिमिनेट हो गए, कन्फाइन हो गए।
लेकिन अपने को कैसे पता चलेगा कि ये पोलराइज्ड है या भी नहीं? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी को फिर से यूज कर लेते हैं, और अब ये हमारे लिए एनालाइजर का काम करेगा। कैसे काम करेगा आप समझ सकते हो। इसी को हम लोगों ने फिर से यहाँ पर रखा, और दिस टाइम वी आर यूजिंग it फॉर एनालाइजिंग पर्पस। सो ये बोलेगा एनालाइजर है। हम ये एनालाइज करना चाहते हैं कि ये हमारी पोलराइज्ड है या नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आप फिक्स रखोगे, इसको फिक्स रखोगे, ये आपको जो भी मिलेगा वो मिल जाएगा। और बेसिकली ये जो मैंने दिखाया है वो इस तरह की लाइट जा रही थी, ये लाइट है, ऐसे अभी भी जा रही होगी लाइट आगे। नाउ इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर एक स्क्रीन लगा सकते हो। स्क्रीन पर आपको देखना है कि ये लाइट स्क्रीन पे पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। स्क्रीन पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कितना लाइट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद आप एक काम करो कि एक्सिस को अपना पहले ऐसा रखो, ये हमारी एक्सिस होगी, और फिर देखो आपको स्क्रीन पे क्या दिखता है। तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि अगर एक्सिस हमारा ऐसा रहा होगा तो ये इसी डायरेक्शन के वाइब्रेशन को अलाउ करेगा, दैट मीन्स इस फील्ड को अलाउ करेगा, दैट मीन्स लाइट को अलाउ करेगा, और आपको लाइट मिल जाएगी। तो आपको स्क्रीन पे वही लाइट मिलेगी जो लाइट यहाँ पर थी, तो इसकी ब्राइटनेस और स्क्रीन पे आने वाली ब्राइटनेस बराबर होगी, अगर आप यहाँ पर भी लाइट स्क्रीन को रख करके चेक करते हो। लाइट एट दिस पॉइंट और इसके बाहर दोनों लाइट आपको बराबर मिलेंगी। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि हम बराबर को मेजर नहीं कर पाते, क्योंकि वो आईज दे आर नॉट एबल टू क्वांटिफाई नहीं कर पाते हैं, उसको नंबर्स में नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं। तो फिर हम एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, इस एक्सिस को रोटेट करेंगे। इस एक्सिस को लेट से कि ऐसा रोटेट करते हैं कि ये इस एक्सिस को स्क्रीन के अंदर ले जाते हैं। अभी ये स्क्रीन पर है, इसको अंदर की तरफ ले जाते हैं तो ये बाहर की तरफ आएगा। तो जब इसको रोटेट करोगे तो आप देखोगे जो लाइट बाहर आ रही है वो डिम होती चली जाएगी, और जब आप इसको 90 डिग्री कर दोगे, दैट मीन्स ये एक्सिस स्क्रीन के अंदर जाना स्टार्ट कर दे, तो ये जो स्लॉटिंग थी, स्लॉटिंग अंदर की तरफ जा रही होगी, तो फिर वो इस वाइब्रेशन को स्टॉप कर देगा। अगर आपने इसको 90 से रोटेट कर दिया और उसके बाद आपको डार्क मिला, इसका मतलब हुआ कि कोई भी लाइट आपको सेकंड साइड नहीं मिली, इवन दो देयर वाज ओपनिंग। इसका मतलब हुआ कि सिंस हमारा स्लॉटिंग अंदर की तरफ था और उधर हमारे पास कोई वाइब्रेशन था ही नहीं, इसलिए हमारे पास कोई लाइट बाहर आई ही नहीं। अगर इसको आप 90 से रोटेट करते हो, 90 से रोटेट करने के बाद आपको डार्क मिलता है, दैट विल इंश्योर कि इससे पहले वाली जो लाइट थी उसके वाइब्रेशंस केवल वर्टिकल डायरेक्शन में थे, जेड डायरेक्शन में थे ही नहीं। इसका मतलब दैट लाइट वाज 100% पोलराइज्ड। तो इससे हमको वेरीफाई हो जाएगा कि कितना पोलराइज हुआ। लेट्स से कि आपने और इसको इनफैक्ट एक फॉर्मूले से रिलेट भी कर लेते हैं। लेट्स से कि आपने इसको रोटेट किया थीटा डिग्री से, थीटा डिग्री से अंदर की तरफ लेके। यहाँ पर आप देखोगे तो इसका रोटेशन हम लोग कैसे कर रहे हैं, इसको इस पूरे को इस तरह से रोटेट करा रहे हैं। एक्सिस अपनी चेंज कर, हमारी एक्सिस ऐसी आ जाएगी, फिर एक्सिस ऐसी आ जाएगी, फिर एक्सिस ऐसी आ जाएगी। अगर आपने इसको थीटा डिग्री से चेंज किया तो फिर इंटेंसिटी कितनी आएगी, तो आप देखोगे कि यहाँ पर इंटेंसिटी जो आने वाली है, बेसिकली फिर ये ई पूरा ना निकल के इसका थीटा वाला कंपोनेंट निकलेगा। तो यहाँ पर लाइट आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन उसका जो ई आएगा, वाइब्रेशन वाला ई, कैन यू रिलेट इट? यू शुड बी। This vibration is going to have amplitude not E, rather E naught cos theta. Why E naught cos theta? इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बस यही क्रक्स पॉइंट है। तो एक फॉर्मूला यहाँ से मिल रहा है जो फॉर्मूला हमारे काम का है। अब देखो कि पहले ये अगर हम साइड व्यू से देखें तो पहले अपने को ये E naught मिल रहा था जब हमारा स्लॉटिंग ऐसा था। अब स्लॉटिंग को हमने ऐसे थीटा डिग्री से बेंड कर दिया, तो पहले हमारा E naught इधर था, और अब हमको ये वाला कंपोनेंट पास हो पाएगा जो थीटा डिग्री पर है। तो इसका वो कंपोनेंट जो स्लॉट के अलॉन्ग है वो दैट इज गोइंग टू बी ई नॉट कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर जाएगा दैट विल बी ई नॉट साइन थीटा। यू कैन से कि ई नॉट साइन थीटा को ये क्रॉस नहीं होने देगा और ई नॉट कॉस थीटा को क्रॉस होने देगा। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आता है जो कि लॉजिकल है, सिंपल है, देन यू विल फाइंड कि इसका थीटा वाला कंपोनेंट सर्वाइव करेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी ई नॉट कॉस थीटा। अगर आपने थीटा को 90 कर दिया होता, दैट मीन्स इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दिया होता,
तो फिर इधर कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, इसका मतलब हमको डार्कनेस मिलने वाला है। तो डार्कनेस कब मिलेगा? जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। और एग्जैक्ट सेम कब मिलेगा? जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एनालाइजर को हम रोटेट करके पता कर लेते हैं कि फाइनल इंटेंसिटी या फाइनल ब्राइटनेस कितनी आ रही है। अभी हमने ब्राइटनेस के बारे में बात नहीं की, अभी हमने एम्पलीट्यूड के बारे में बात की। एंड वी नो, इफ वी नो एम्पलीट्यूड वी कैन फाइंड आउट व्हाट द ब्राइटनेस इज गोइंग टू बी। यू नो कि यहाँ का जो एम्पलीट्यूड होगा, लेट्स से वो ई नॉट होगा, तो आई नॉट होगा, तो आई नॉट ई नॉट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। और लेट्स से यहाँ का इंटेंसिटी जो है वो आई डैश है, और इसके इसको हम लोग ई डैश मान लेते हैं। तो कैन वी से दिस इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू ई डैश स्क्वायर। एंड वी नो ई डैश कितना है? ई नॉट कॉस थीटा है। अगर आप थोड़ा सा अटेंशन दोगे तो अपने को ये पता चल जाएगा। यहाँ पे छोटी सी कैलकुलेशन मैं कर दे रहा हूँ, यही एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस पर क्वेश्चन रिपीट होता है, कई बार रिपीट हुआ है। यहाँ से अपने को पता चलेगा आई डैश अपॉन आई नॉट की जो वैल्यू आएगी, कैन वी से दिस इज गोइंग टू बी ई डैश डिवाइड बाई ई का होल स्क्वायर और ई नॉट का होल स्क्वायर। नाउ यू कैन सी ई डैश कितना था? E naught cos theta. So can you say कि is going to be like cos square theta? Directly we can write it as. So एक important formula मिला कि एनालाइजर के बाद जो इंटेंसिटी आती है वो पोलराइज लाइट की जो इंटेंसिटी होती है उसके cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाइड होती है। अब वो क्या करता है, वो आपको थीटा बता देता है और आई नॉट बताता है और आपसे पूछता है कि बताइए कितनी ब्राइटनेस आई है, तो हम बोलेंगे आई नॉट cos स्क्वायर थीटा। और इस फॉर्मूले को एक नाम से भी जाना जाता है, द पॉपुलर नेम दैट्स कॉल्ड मालूस लॉ। So this is basically a law that is known as Malus law. So Malus law says कि इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो cos स्क्वायर थीटा के फैक्टर से चेंज होती है। कब? जब हम ऑप्टिकल एक्सिस या जो एक्सिस है इसकी उसको हम थीटा डिग्री से रोटेट करा देते हैं, तो हमारा कंपोनेंट एम्पलीट्यूड है वो cos थीटा से फैक्टर्ड हो जाता है जो पास हो रहा होता है, और साइन थीटा वाला कंपोनेंट डिमनेस हो जाता है, और इसलिए इंटेंसिटी cos स्क्वायर थीटा से वेरी कर रही होती है। इस स्लाइड में जितना भी लिखा हुआ है वो एक क्वेश्चन का पोटेंशियल रखता है, और लास्ट के कपल ऑफ इयर्स में सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वो आपको ये इंटेंसिटी बोलेगा और आपसे बोलेगा कि यहाँ का इंटेंसिटी बताइए, थीटा की वैल्यू लेट से 30 डिग्री है, 40 डिग्री, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, वॉट एवर द नंबर इट गिव्स, वी कैन फाइंड आउट कि कितना आंसर आने वाला है। उससे भी ज्यादा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपसे पूछता है कि अगर हमारे अनपोलराइज की इंटेंसिटी पता होती तो पोलराइज की इंटेंसिटी कितनी होगी। सो अभी तक हम लोगों ने पोलराइज्ड और उसके बाद एनालाइजेशन के केस में देखा है कि किस तरह से इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। और ये फॉर्मूला आपको लाउडली बता रहा है कि अगर आपने थीटा को 90 कर दिया तो इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। दैट मीन्स अगर आपने इसको 90 डिग्री से रोटेट करा दिया तो आपको डार्क मिलेगा, लाइट मिलेगा ही नहीं, जबकि लाइट पोलराइज थी, स्लॉटिंग था, इसके बावजूद भी लाइट क्रॉस नहीं कर रही क्योंकि उस डायरेक्शन के वाइब्रेशंस पहले से ही एलिमिनेट कर दिए गए थे। और अगर जब कभी थीटा को रखने से आपको डार्कनेस मिल जाता है, अगर आपको डार्कनेस कभी मिल गया इसका मतलब है कि उस डायरेक्शन पर कोई भी वाइब्रेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब सारे वाइब्रेशन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, दैट मींस वो पोलराइज्ड है। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स से इसकी इंटेंसिटी आई थी। सो आई इंटेंसिटी का एक सोर्स था आपके पास, पोलराइजेशन करने के बाद उसकी इंटेंसिटी आई नॉट हुई, एनालाइजेशन के बाद उसकी इंटेंसिटी आई डैश हुई। आई नॉट और आई डैश में क्या रिलेशन है ये मालूस लॉ से अपने को पता चला। आई और आई नॉट में क्या रिलेशन है ये आपसे पूछा जा सकता है, और इनफैक्ट वो आई और आई डैश में रिलेशन आपसे मांग सकता है। सो सिंपल सी बात है, अगर हमने इनको रिलेट कर लिया और इनका रिलेशन को पता है तो वी नो कि दो रिलेशन से तीसरा रिलेशन तो हम लोग निकाल ही लेते हैं। ना ये भी आप रिलेट कर सकते हो, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि टाइम भी रन कर रहा है। देखो यहाँ पर जो वाइब्रेशंस है ना वो सभी डायरेक्शन में है, और उस उनके डायरेक्शंस को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे बताया। तो आप देखोगे कि इनके दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी रही होगी, इक्वल प्रोबेबिलिटी रही होगी, ऐसा बोल सकते हैं। अगर इक्वल प्रोबेबिलिटी रही होगी तो हम लोग डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इसकी इंटेंसिटी
आई थी टोटल, तो टोटल इंटेंसिटी दो पार्ट्स में कन्वर्ट की जा सकती है, एक वाई डायरेक्शन में, एक जेड डायरेक्शन में। लाइक वेरी रफ, वेरी क्रूड कॉमन सेंस लगाया जा रहा है। सो इंटेंसिटी वैसे भी स्केलर नंबर होता है, तो अगर आप उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करोगे तो एक ये रिलेशन आपको मिल जाएगा, आई की जो वैल्यू है या फिर आई नॉट की जो वैल्यू है, यहाँ पर जो इंटेंसिटी आ रही है, ब्राइटनेस आ रही है, और इसकी जो ब्राइटनेस थी उसकी हाफ हो जाएगी। ये करेक्ट भी है। इसको हम लोग मैथमेटिकली या फिर कॉन्सेप्चुअली या फिर कैलकुलेशन वाइज जस्टिफाई भी कर लेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि कभी अनपोलराइज्ड लाइट को हम पोलराइज्ड करते हैं, तो पोलराइज्ड करने के बाद उसकी इंटेंसिटी बदल जाती है। इनफैक्ट उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, टू बी प्रिसाइज उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। So when you convert an unpolarized light into polarized light, you will find intensity will be half of the original. And then if you are using this analyzation, then you can think of how the intensity later on goes to. Or this is how we can find out कि कितना आपको polarization के बाद स्टोरी मिलने वाला है। Now, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये कैसे, I mean like ठीक है, हाफ आप तो समझ में आता है, but can we have some mathematical backup? So you can think of कि we can have a backup. Like जिस तरह से ये E नॉट का कंपोनेंट cos थीटा बना था, तो यहाँ पर भी अगर हम कोई भी वाइब्रेशन लेते हैं, लेट्स से इस वाले वाइब्रेशन को देखते हैं, हमको इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में चाहिए। सो अगर हमारे पास ये E था और इधर कंपोनेंट हम चाहते हैं तो E cos थीटा आएगा। इधर ही क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमको पता है कि यही क्रॉस हो सकता है, इसका दूसरा वाला क्रॉस नहीं हो रहा है, तो इसको कैंसिल करना है। अच्छा, इस केस में क्या होगा? थीटा वेरिएबल होगा, हमने को थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा सभी वैल्यूज के लिए। सो अगर हमारा एम्पलीट्यूड ई कॉस थीटा आता है, तो जो निकलने वाला इंटेंसिटी होगा ई नॉट आई नॉट, तो कैन वी से कि ये ई कॉस थीटा के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहा होगा। और जबकि हमारा आई था दैट वुड बी प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। मैं रफली बता रहा हूँ, आप ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे, समझ भी जाएंगे, और आपको फील भी आ जाएगा कि आई हाफ लिया है तो गलत नहीं किया। अच्छा, आई वॉज दिस, आई नॉट इज गोइंग टू बी दिस। वाई? क्योंकि ये जो नंबर है ई कॉस थीटा वही तो निकलने वाला है। जैसे ई नॉट से ई नॉट कॉस थीटा निकला, तो ई से क्या निकलेगा? ई कॉस थीटा निकलेगा। गॉट इट? नाउ पॉइंट इज कि जो ये थीटा है रेंडमली वेरी कर रहा है, एंड इट टेक्स ऑल दी वैल्यूज, आर्बिट्रेरली वेरी करेगा, जीरो से लेकर के 180 डिग्री या फिर जो भी है 360 तक आप उसको रोटेट करोगे। तो जब थीटा हमारा आर्बिट्रेरी वेरी करता है तो इसकी हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेते हैं, तो ये बनेगा दिस इज गोइंग टू बी दिस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है ऑन एन एवरेज? तो अगर आप इसका एवरेज लेना स्टार्ट कर दो तो आप देखोगे कि कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज हम लोग बात कर चुके हैं। कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज हो या साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज हो, हमेशा हाफ होता है अगर वैल्यूज हमारी थीटा की सभी होती हैं और रैंडमली वैरी कर रही होती हैं। तो बेसिकली अपने को पता चलेगा एवरेज वैल्यू जो आ जाएगी वो हाफ टाइम्स ई स्क्वायर आ जाएगी। और ये जो हाफ आएगा उसको फिर देख सकते हैं कि हमारी जो इंटेंसिटी है वो हाफ टाइम हो जाएगी। सो मैथमेटिकली भी उसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कि वो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हाफ होती है, इसलिए हमारे पास हाफ इंटेंसिटी मिलेगी। सो यहाँ पर इंटेंसिटी जो अपने को मिलने वाली है वो हाफ थी। मैं इसको फिर से इरेज करता हूँ, और अगर आपको समझ में आ गया, सो अगर इसमें से भी कोई भी ट्विस्ट और टर्न लेके आएगा तो आप उसको रिलेट करके बता पाओगे। एज अ रिजल्ट ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो, यू विल गेट कपल ऑफ क्वेश्चंस जहां पर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि बोलेगा अनपोलराइज्ड लाइट थी, फिर मैंने एक पोलराइजर लगाया, तो बताइए कितनी इंटेंसिटी आई। या फिर उसके बियॉन्ड चला जाएगा कि एक एनालाइजर था या फिर एक दूसरा पोलराइजर था जिसको हमने थीटा डिग्री से रोटेट किया, तो बताइए फाइनल इंटेंसिटी कितनी आई। रिलेट करके बता सकते हैं। कॉपी इट। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ सो दैट कि ये पॉइंट आपको क्लियर रहे, और इस पे आने वाला क्वेश्चन जो कि मोस्ट लाइकली रहेगा, अगर आता है तो फिर आप जरूर उसका आंसर दे के आएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। यू रोट लाइक सर पोलराइजर के पहले इंटेंसिटी क्या थी? पोलराइजर के पहले इंटेंसिटी लेट से आई थी, और वो मैंने रिलेट करके आपको बता दिया। नाउ यू गॉट टू नो ऑल द दिस थिंग। सो एक क्वेश्चन मैं छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, आप डेफिनेटली उसका आंसर कर पाओगे।
अगर आपने ध्यान से सुना है, और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था। वो ऐसा बोला है कि अपने पास एक सोर्स था यहाँ पर और ये नेचुरल लाइट दे रहा है, तो ये लाइट इधर आ रही है, अनपोलराइज्ड है। लेट से एक पोलराइजर आपने यहाँ पे लगाया हुआ है और एक एनालाइजर यहाँ पे लगाया हुआ है। और यहाँ पर आप ये इंटेंसिटी का नाम आई दिया गया है। लाइट इधर जा रही है, ये इधर जा रही थी, ये इसकी एक्सिस थी और इसकी एक्सिस को हम लोगों ने रोटेट कर रखा है थीटा से, और लेट से वो थीटा की वैल्यू 45 है। सो फाइंड इंटेंसिटी आई, जो कि बाहर निकल के आ रहा है, सिंपल। सो यू हैड अ पोलराइजर एंड एनालाइजर। इनिशियल इंटेंसिटी का नाम आई नॉट दिया गया है, फाइनल इंटेंसिटी का नाम आपसे पूछा गया है। So can you answer this? If you can, that's going to be great. हाँ, वॉइस बीच में ब्रेक हुआ था, अभी आपको सुनाई दे रहा होगा। ऑप्शन आपको वही देगा, आई नॉट बाई 2, आई नॉट बाई 4, आई नॉट बाई 8, आई नॉट बाई कोई और नंबर। सो आपको ये याद रखना कि यहाँ पे क्या बताया गया है, उनका मीनिंग क्या जा रहा है, और एक बार आपने उसको ऑब्जर्व किया तो आप डेफिनेटली उसको बता सकते हो कि एग्जैक्टली क्या अपने को आंसर करना है। बाई 4 ज्यादातर लोग बता रहे हैं। सो अब देखोगे कि क्या बोलना है। सिंस ये अनपोलराइज थी, कैसे पता चला? सोर्स से आ रहा है तो अनपोलराइज्ड है, वैसे वो लिख भी देगा। इसके बाद भी वो क्या कर सकता है ना, इसके बाद एक और लगा देगा, एक और लगाएगा, एक और लगाएगा, कितने भी लगाएगा। तो अपने को प्रीवियस वाले से अगर एंगल पता है ना, तो उसका कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई करते जाना है, क्योंकि हमको पता है ना कि अगर प्रीवियस एम्पलीट्यूड पता होगा तो उसके बाद अगर उसका कंपोनेंट हमको अल्फा से करना पड़ा तो फिर से कॉस अल्फा आ जाएगा। तो हर बार कॉस स्क्वायर का टर्म मल्टीप्लाई होता रहेगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस। तो कई बार कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है। यू कैन रिलेट इट। सो यहाँ पर अपने को क्या बोलना है? कैन वी से कि यहाँ पर जो लाइट आने वाली है वो पास करेगी और उसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 होगी। ये क्यों? क्योंकि से पोलराइज्ड हुआ है। सो जब कोई पोलराइज्ड होता है अनपोलराइज्ड से, तो आई नॉट बाई 2 तो वो हो ही जाता है। और फिर जब थीटा वाला केस आएगा तो मालूस लॉ लग जाएगा और ये बोलेगा आई इज इक्वल टू जो प्रीवियस थी, प्रीवियस कितनी थी? आई नॉट बाई 2। ये इसका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और जब इसका कॉस स्क्वायर थीटा आप लगाओगे तो ये मिल जाएगा आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 45। यू कैन कैच की क्या चल रहा है। ये 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो आई नॉट बाई 4 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप एक काम कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हो, उसमें 2-3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। तो उनको आप यूज करो और देखो कि क्या आप उसका आंसर निकाल पा रहे हो। तो ये पोलराइजेशन से रिलेटेड जनरली फॉर्मूला है, मैंने आपको जैसा स्टार्टिंग बोला, एक फॉर्मूला अभी मैंने आपको बता दिया, इस पर क्वेश्चन आता है और हाईली लाइकली है। एक दूसरा होता है ब्रिस्टर एंगल और लॉ, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स रहेंगे, पोलराइजेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, और एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला भी आएगा, और नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट भी हो जाएगा। ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और कोई अगर डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज दैट्स डन फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे बढ़ेंगे। Okay, if there's nothing to ask, thank you guys. Have a good time.